पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि राहा कपूर और मिमो चक्रवर्ती के बीच क्या रिलेशन है, तो जिसका जवाब मैं देना चाहूँगा। मिमो चक्रवर्ती की मदर थी योगिता बाली जी और योगिता बाली जी की मौसी थी गीता बाली जी, जो कि शम्मी कपूर की पहली पत्नी थी। और शम्मी कपूर जो कि राज कपूर के छोटे भाई थे और राज कपूर के ग्रैंड सन हुए रणबीर कपूर, जिनकी लड़की हैं राहा। तो एक तरह से मिमो राहा के अंकल हुई ना एक अजीब सा रिलेशन। मैंने कहा ना, फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी से एक तार जुड़ा हुआ है। वेलकम टू हिंदी फिल्मोग्राफी, योर अल्टीमेट गाइड टू हिंदी सिनेमा। मैं आपका दोस्त सुदीप हाजिर हुआ हूँ आज फिर कुछ नई कहानियों के साथ। गुरुदत्त बायोग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा गीता रॉय और गुरुदत्त के मैरिज की कहानी और आर पार फिल्म बनने की कहानी। इंगेजमेंट के 3 साल के बाद 26 मई 1953 को गुरुदत्त और गीता रॉय ने मैरिज कर ली और गीता रॉय बन गई गीता दत्त। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इनके शादी के चर्चे थे। मानो लगता था कि पूरी इंडस्ट्री उठ के इनके शादी में आ गई हो। देवानंद साहब, चेतन आनंद, कल्पना कार्तिक, मोतीलाल, वैजंती माला, नूतन और ना जाने कौन कौन से कलाकार इनकी शादी में आए हुए थे। गुरुदत्त का परिवार इन सारे कलाकारों को देखकर आश्चर्यचकित था। इस तरह का माहौल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शादी बंगाली रिचुअल से हो रही थी। गीता रॉय के मदर के घर आमिया कुटीर, जो कि सांता क्रूज में था, वहीं पे शादी का सारा फंक्शन था। गुरुदत्त भी चंदन लगा करके, गार्लैंड पहन के, बंगाली सिल्कन कुर्ते में और सफ़ेद धोती में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। गीता रॉय लाल कलर की बनारसी साड़ी में लॉट्स ऑफ गोल्डन ज्वेलरी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। शादी पूरे बंगाली रिचुअल्स के साथ थी। शादी में कभी आपने ऐसा सुना हो कि उल्लू ध्वनि में लता, आशा, शमशाद बेगम की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही हो? कहीं लता मंगेशकर गुनगुना रही है तो कहीं मोहम्मद रफ़ी साहब गाने सुना रहे हैं। उस समय के नंबर 1 सिंगर तलत महमूद साहब ने भी अपनी गानों से इन दोनों को शुभकामनाएं दी। गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर राज खोसला साहब को इस म्यूजिकल इवनिंग को कंपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। राज खोसला साहब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। वो हर एक सिंगर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपनी गानों की फरमाइशें दे रहे थे। उनकी एक शर्त थी कि जो सिंगर भी गाना गाए वो गुरुदत्त और गीता दत्त की फिल्म का ही होना चाहिए। एक अलग समा बंधा हुआ था। ऐसा माहौल कम ही देखने को मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। ये एक वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक आप कह सकते हैं शादी थी फिल्म इंडस्ट्री की। शादी के पहले ही गुरुदत्त और गीता दत्त में ये डिसाइड हो गया था कि शादी के बाद भी गीता दत्त अपना काम चालू रखेंगी और वो इसी तरह गाना गाते रहेंगी। फिर क्या था, दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और शुरू हुई एक नई कहानी। गीता दत्त एक इंटरव्यू में कहती हैं कि हमारी कहानी बाजी फिल्म से शुरू हुई और बाज पे जा कर के हमने शादी की। बाजी और बाज में आई का सिर्फ फ़र्क है, डिफरेंस है। वही आई बाजी में से हट गया और हम आई से वी हो गए और शादी के बंधन में बंध गए। बाज फिल्म की असफलता के बाद एचजी फिल्म्स के दोनों पार्टनर्स को अलग होना पड़ा। गीता दत्त से फाइनेंशियल हेल्प लेकर के गुरुदत्त साहब ने हरिदर्शन कौर्स के शेयर्स खरीद लिए और बनाई अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। गुरुदत्त अब आज़ाद थे अपने विचारों के अनुरूप अपनी कल्पनाओं को बिना किसी के दखल के फिल्मी रूप देने के लिए। इस प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म थी आर पार। गुरुदत्त भी अपनी पिछली असफलताओं को भूल करके एक आर पार की लड़ाई तो लड़ रहे थे। आर पार के फिल्म के कास्टिंग के दौरान गीता दत्त के रिकमेंडेशन पे गुरुदत्त साहब ने लीड एक्ट्रेस की भूमिका में श्यामा को लिया।
लीड एक्टर के रोल में गुरुदत्त चाहते थे कि शम्मी कपूर साहब इस रोल को करें, मगर कुछ डेट इशू और अन्य कारणों की वजह से आखिर में गुरुदत्त साहब को खुद ही ये भूमिका निभानी पड़ी। वैम्प कह लें या साइड एक्ट्रेस की भूमिका में शकीला को लिया गया। साथ में थे हमारे जॉनी वॉकर साहब, जो कि इस फिल्म से एक नए अवतार में नज़र आने वाले थे। उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो था, एक कॉमिक कैरेक्टर जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाया एक गाना भी दिया गया, और उनके रोमांटिक एंगल में थी उनकी पत्नी नूर। इन दोनों का रोमांस इस फिल्म के मेकिंग के दौरान परवान चढ़ा। म्यूज़िक की जिम्मेदारी दी गई ओपी नैयर साहब को। लिरिक्स लिख रहे थे हमारे मजरूर सुल्तानपुरी साहब। फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में नवेंदु घोष के साथ हमारे अबरार अलवी साहब थे। सिनेमेटोग्राफी वी.के. मूर्ति साहब कर रहे थे, और असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में हमारे राज खोसला साहब भी थे। साथ में गुरुदत्त साहब के छोटे भाई आत्मा राम को भी मौका मिला। फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। गुरुदत्त साहब को जॉनी वॉकर साहब की टैलेंट के साथ साथ उनकी सिंप्लिसिटी भी काफ़ी पसंद आती थी। गुरुदत्त साहब, जॉनी वॉकर एंड गुरुस्वामी, जो कि प्रोडक्शन कंट्रोलर मैनेजर थे, ये तीनों कभी कभी शिकार पे निकल जाते थे। इनकी केमिस्ट्री पर्दे पे बखूबी देखने को मिलती थी। आर पार फिल्म से मिला हिंदी फिल्म को डायलॉग बोलने का एक नया अंदाज, और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे अबरार अलवी साहब को। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर एक अलग ज़ुबान में बातें कर रहे थे। उनके डायलॉग से उसका परिवेश, उसकी एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, वो किस प्रदेश से आया है, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ झलक रही थी। फिल्म का मेन हीरो कल्लू बम्बैया स्लैंग के साथ साथ मध्य प्रदेश की हिंदी में भी बात कर रहा है। उसका फ्रेंड जॉनी वॉकर पारसी में बोलता है। हीरोइन का फादर एक लाउड पंजाबी कैरेक्टर में है, तो उसकी भाषा उसी प्रकार की है। उसका जो फ्रेंड होता है वो लखनवी अंदाज में अपनी डायलॉग्स की डिलीवरी कर रहा है। ये बिल्कुल नया था हिंदी फिल्म के दर्शकों के लिए। आर पार एक सुंदर फिल्म थी जिसमें क्राइम नॉयर को कॉमेडी रोमांस के साथ परोसा गया था। गुरुदत्त एक अंडरडॉग प्ले कर रहे थे विद 2 वुमेन। अदर वुमेन का कैरेक्टर शकीला ने निभाया था। आर पार में बॉम्बे सिर्फ एक प्लेस नहीं था, एक कैरेक्टर के तौर पे यूज़ किया गया था। गुरुदत्त के डायरेक्शन के साथ इस फिल्म में उनकी एक्टिंग भी निखर के सामने आई। गुरुदत्त ने अपने डायरेक्शन में कुछ नई टेक्निक्स का यूज़ किया। गुरुदत्त के डायरेक्शन में भी कई नई टेक्निक्स देखने को मिली, जैसे फ्रेम विद इन अ फ्रेम फ्रॉम विंडोज एंड रियर व्यू मिरर, जिससे सीन में डेप्थ एंड विजुअल इंटरेस्ट बढ़ता है। सिग्निफिकेंट यूज ऑफ लाइट एंड शैडो टू क्रिएट द मूड एंड एनहांस द ड्रामेटिक इम्पैक्ट। सॉन्ग्स केवल म्यूजिकल इंटरल्यूड नहीं थे, वो स्टोरी का पार्ट थे। उनकी पिक्चराइजेशन स्टोरी लाइन को एनहांस करती थी, कैरेक्टर के इमोशंस को बखूबी दिखाती थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त साहब पूरे कंट्रोल में थे। यूँ कहें कि वो दहाड़ रहे थे, और जिसकी गूंज पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई पड़ रही थी। बाज़ फिल्म के दौरान जिन क्रिटिक्स ने उन्हें बुरी तरह क्रिटिसाइज किया था, आज वही क्रिटिक्स उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे। ये फिल्म इंडस्ट्री है भाई, जहां हर फ्राइडे लोगों की किस्मत बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की आर पार के सक्सेस के पीछे ओपी नैयर साहब, मजरूर सुल्तानपुरी एंड गीता दत्त की तिकड़ी का बहुत बड़ा योगदान था। गीता दत्त की सेडक्टिव वॉइस,
गुरुदत्त का सॉन्ग पिक्चराइजेशन स्टाइल और शकीला की अदाएं, इन सब ने हिंदी फिल्म के क्लब सॉन्ग्स को एक नया डायमेंशन प्रदान किया। गुरुदत्त एक ऑब्सेसिव डायरेक्टर थे। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे तब तक वो रीटेक करते रहते थे। सॉन्ग पिक्चराइजेशन को विजुअली इंटरेस्टिंग बना देते थे। सॉन्ग सिचुएशन, सॉन्ग लोकेशन के बारे में कई दिनों तक सोचते रहते थे। उनके सॉन्ग लोकेशन उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से होते थे। लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट, स्मूथ कैमरा मूवमेंट, प्ले ऑफ लाइट एंड शैडो, यूज ऑफ क्लोजअप्स, ये सब थे गुरुदत्त ट्रेडमार्क जो गानों को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाते थे। आर पार के सक्सेस के बाद प्रेस गीता दत्त को गुरुदत्त का लकी चार्म बता रहा था, जो कुछ हद तक सच भी था। आर पार की सक्सेस ने गुरुदत्त को एक नए ऊंचे मुकाम पे ले जा करके खड़ा कर दिया था। गुरुदत्त, गीता दत्त, द न्यू पावर कपल ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।